अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने इख्तिताम को अब फाइनल मरहला और फाइनल मार्का, बड़ा टाकरा, बड़ी फाइट। दुनिया क्रिकेट की दो बड़ी टीमें आपस में टकराएंगी, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन उसका फाइनल दुबई में हो रहा है। फाइनल में पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड टकरा रहे हैं और दोनों ही टीमें बहुत मजबूत हैं और अपना अपना एक माजी में रिकॉर्ड रखती हैं। इस पर बात करेंगे कि दोनों टीमों के पास क्या स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी बात, फेवरेट कौन है। आईसीसी के इवेंट्स में ज्यादा पल्ला किसका भारी है, उसमें न्यूजीलैंड का पल्ला भारी है और फेवरेट रही है खासतौर पर नॉकआउट मरहले में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, ओडीआई की बात करें तो उसमें भारत का पल्ला भारी रहा है। लेकिन जब बड़ा मैच आता है, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, और इसी तरह से सन 2000 में भी दोनों टीमें एक मरतबा सामने आई थी चैंपियंस ट्रॉफी में और उसमें न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन सवाल यह है, क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी या भारत जो नॉकआउट मरहले में बार बार न्यूजीलैंड से शिकस्त खाता है वो तारीख बदलेगा और एक अच्छी क्रिकेट जैसे कि वो खेल रहा है उसी तसलसल को बरकरार रखेगा और फाइनल जीतेगा। इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने ये रखते हैं। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में किसी जगह पर किसी को मार पड़े या किसी को बुरा भला कहा जाए या किसी पर तनकीद की जाए या कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए, तो छोटे बच्चे हमेशा भागते हैं, घर जाते हैं, अपने अब्बू जी को बुला कर ले आते हैं और कहते हैं कि फलां ने मुझे डांटा है, फलां ने मुझे बुरा भला कहा है, फलां ने मुझे मारा है। ना भी कुछ कहा हो तब भी कभी ना कभी वो ऐसी हरकतें करते हैं और बुला कर लाते हैं और फिर अब्बा जी आकर पूरा भाषण देते हैं, अब्बा जी आकर पूरा लेक्चर देते हैं और धमकियां भी लगाते हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट में भी हुआ है। हमारे किंग बाबर आजम साहब की परफॉर्मेंस पर बात हुई, तनकीद हुई, क्रिटिसाइज किया गया, सवालात उठे, तो उन्होंने क्या किया, खुद तो खामोश हो गए लेकिन अब्बा जी को ले आए। और अब्बा जी इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को, ना सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, बल्कि दुनिया क्रिकेट में अपना नाम और मुकाम बनाने वाले पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स को खरी खरी सुना रहे हैं, बातें सुना रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है और मेरे बेटे पर बात ना की जाए। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने जो करना है पहले अपने गिरेबान में झांके। ये कैसे हो गया? आपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे दुनिया में, पाकिस्तान में वसीम अकरम, इमरान खान और इसी तरह से सचिन तेंदुलकर और बहुत बड़े बड़े नाम है दुनिया क्रिकेट में। लेकिन शायद आप लोग क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों के वालिद साहब को नहीं जानते होंगे, उनसे आपका तारुफ कभी इस तरह से हुआ नहीं होगा। लेकिन बाबर आजम के वालिद साहब, जब भी उनकी बुरी परफॉर्मेंस होती है वो फ्रंट लाइन पर आते हैं और आकर कहते हैं कि चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं। आप होते कौन है मेरे बेटे पर बात करने वाले? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जिसमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब भी मौजूद हैं और भारत से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे हमारे दोस्त अविनाश शर्मा साहब और इसी तरह से पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब। आज की डिबेट का जब हम आगाज़ करेंगे, उसका आगाज़ करेंगे शुएब जट साहब से। शुएब, पाकिस्तान पर बात करना चाहता हूं, बात में मैं आऊंगा। जो बहुत बड़ा टाकरा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, एक बेहतरीन मैच होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। ये जो मैंने इंट्रो में कहा सर कि हमारे यहाँ होता है कि बच्चे जाते हैं अपने वालिद साहब को बुला लाते हैं कि सर अब्बा जी ये हो गया, वो हो गया, फलां ने मुझे यूं कह दिया, ये कह दिया। सर किसी और क्रिकेटर ने ऐसा नहीं किया। कामरान अकमल अपनी मिसाल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर इल्जामात भी बहुत लगे लेकिन मैंने अपनी फैमिली को सामने नहीं लेकर आया या कोई और क्रिकेटर नहीं लेकर आता। तो यहां मामला क्या है कि बाबर आजम के वालिद साहब आ जाते हैं और क्रिकेट के बड़े बड़े नामों को आकर बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, बल्कि धमकी में इस अंदाज सामने आता है। सर बिल्कुल यकीनी तौर पे इस पे मैं तो समझता हूँ कि बात करना मेरे लिए ज्यादा मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो जब बाबर आजम का उरूज था, जब बाबर आजम का डंक जो है वो डंका बजता था, तब भी मैं बताता था कि क्या गलत हो रहा है। और अगर मैं अब इस पे कमेंट करूंगा तो लोग कहेंगे पर्सनल हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन अब पूरी दुनिया कह रही है, क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट लवर जो है वो ये बात कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है, ये कभी भी ऐसे नहीं रहा। आप सिर्फ एक जो है उनके वालिद का जिक्र ना करें, उनके भाइयों का भी किरदार देखें और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट हो रही हैं, जो है ना वो तरीके से मामला हो रहे हैं। अगर जाके इनकम देखी जाए, जिस इनकम पे कहा जा रहा है तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर किसी की सोशल मीडिया की इनकम को आप देखना चाहें तो कोई भी बंदा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन करे, वहां पे 2-3 वेबसाइट उन पे डाले तो उसको एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो पता चल जाता है। फिर उस रेवेन्यू को देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए कुछ चीजें समझ आती नहीं है कि ये इतने मामला कहां से कैसे चल रहे हैं। मैं किसी भी शक नहीं कर रहा, किसी भी इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक क्रिकेटर को बेहतरीन जवाब जो देना होता है वो अपनी परफॉर्मेंस से देना होता है।
तो परफॉर्मेंस तो जनाब किंग से 2-2.5 साल से हो ही रही, बल्कि इससे ज्यादा लंबे समय से हो रही। तो अब फिर यही है कि कभी जो है वो कोई आंसू बहाता हुआ उनका रिश्तेदार नजर आ जाता है, कभी कोई जो है वो बयान देता हुआ नजर आ जाता है, कभी कोई जो है वो सियासी घरों में जाके हाजिरियां देता हुआ नजर आ जाता है, कभी कहीं वो जो बड़े बड़े घर हैं उनके कनेक्शन में नजर आ जाता है, कभी माजी में कोई मिट्टू के पास नजर आ जाता था। तो मैं तो इतना कुछ जानता हूँ कि जो मैं बोलूंगा वो हजम भी नहीं होगा। बहरहाल मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अब पूरी दुनिया बोल रही है। सारी दुनिया बोल रही है। शाकिर अब्बासी साहब, सर, बात करना, वालिदैन की जानिब से अप्रिशिएट करना, अपने बच्चों का साथ देना, उनके हक में बात करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और आप जब अच्छा करते हैं तो पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट भी करता है, लेकिन जब आप बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, कहीं ना कहीं से आपको तनकीद होती है, तो कम से कम इतना हौसला, इतनी बर्दाश्त तो होनी चाहिए ना आपकी फैमिली में भी, कि जिस क्रिकेट से आपने सारा कुछ बनाया, उसी क्रिकेट को सामने रखते हुए आप पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों को, लेजेंड्स को आप धमकी में इस अंदाज में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप कौन होते हैं बात करने वाले। ये तरीकाकार बाकी क्रिकेटर्स ने क्यों नहीं अपनाया कि जब उन पर तनकीद होती थी, इल्जामात लगते थे, सच थे या झूठ थे या हकायक क्या थे, लेकिन वो तो अपनी फैमिलीज को सामने नहीं लेकर आते थे। इरफान, मुझे जो इस सारी सिचुएशन में बात समझ आती है कि जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो वही बच्चा अपने बड़े को बुला के लाता है जो खुद कमजोर होता है, जो वीक होता है, जो खुद मैदान में मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, जो मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है, वो बड़ों को नहीं बुलाया करता। तो बाबर आजम का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि खुद उनकी बड़ी बैड फॉर्म लगी है कुछ अरसे से। वो बाबर आजम नहीं है जो उनका खासा है, जो उनका एक स्टारडम है। तो फिर कैप्टनसी भी छिन गई। सारे सूरत में मुझे काफी वीक विकेट पे लगे हैं, और सारे सूरत में अगर बाप आकर उनको रेस्क्यू करता है तो वालिदैन के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो बाबर आजम हो या कोई और हो। मैं नहीं समझता कि वालिद साहब को आके अगर, क्योंकि वालिद साहब उनकी इन्वॉल्व है, जितना अर्सा बाबर आजम जो है वो कैप्टन रहे, उनके वालिद भी लाइमलाइट में रहे। हमने देखा कि जो यूएसए में टूर्नामेंट हो रहा था वर्ल्ड कप, उसमें भी पूरा एक फैमिली सारी वहां थी, तो वो साथ ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा क्रिकेट बाबर आजम को डेवलप करने में उनके वालिद का किरदार जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर को अपने जो बाबर इतना मैच्योर हो जाना चाहिए, जो 4-5 साल कैप्टनसी कर चुका है, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप कर चुका है, 10 से वो खेल रहा है, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आया कि उसको अपने जो है वो स्कोर सेटल करने के लिए वालिद को मैदान में लाना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। जहां तक वालिद का अमल है, मैं उसको बिल्कुल वो जस्टिफाई करता हूँ। वालिद का काम है बेटों के हवाले से, वो हर वालिद अपने बेटे की सेंसिटिव होता है, लेकिन ये सारा इवन बाबर को उनको रोकना चाहिए। बाबर को खुद आकर मुंह से नहीं, अपने बैट से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो जवाब देना चाहिए। आप देखिए, कोई और क्रिकेटर बोलेगा, उन पर कोई बात करेगा, कोई और जो टॉक शोज में बैठे हुए, टीवी शोज कर रहे हैं, ट्रांसमिशंस में बैठे हुए हैं, या आप लोग बात करेंगे, कोई सख्त जुमला बोल देंगे तो आगे से फिर जवाब आएगा, देखें जी बाबर आजम के वालिद साहब के साथ ये रवैया अपनाया गया, ये बात की गई, ऐसे जुमले किए गए। तो इनको खुद भी तो सोचना चाहिए ना, खुद भी तो अकल से काम लेना चाहिए कि भाई क्रिकेट है, एक दिन अच्छा खेलते हैं, 2 दिन अच्छा नहीं भी खेलते, तनकीद होती है, बहुत सारे लोगों पर होती रही है, लेकिन शुएब जाट साहब क्या ये खुद से आकर करते हैं या इनसे कोई करवाया जाता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है या आपकी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? देखिए, मैंने आपकी पिछली ट्रांसमिशन में भी ये बात की थी, पिछले शो में, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वही है कि अकाउंट आपका है, अल्फाज किसी के हैं। वो कहते हैं ना कि जुबान आपकी है, अल्फाज किसी के हैं, तो ये ऐसे ही लग रहा है। और इसमें आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, शाकिर ने भी बहुत अच्छी बात जो है इसमें ऐड की है कि आप आए, अपने बेटे को मोटिवेट करें, किसी को कोई मसला नहीं होगा, जाहिर है आप कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों पे इल्जामात लगाएं, दूसरों को धमकाएं, तो ये किसी तौर पे भी जो है ना वो काबिल कबूल नहीं होगा किसी के लिए भी। आज आप बात कर रहे हैं कि जी जो है ना आपका वक्त गुजर चुका है, 90s के क्रिकेटर को मुखातिब करके अगर कह रहे हैं कि जी आप लोग का वक्त गुजर चुका है, तो आपके बेटे का वक्त भी तो सारी उम्र भी रहना है, उसका वक्त भी गुजर ही जाना है, ठीक है ना। उसका अच्छा वक्त कभी नहीं रहा तो उसका बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, फिर उसका वक्त ही नहीं रहेगा। ये सारी चीजें है ना। देखिए, एक जमाना था बाबर परफॉर्म कर रहा था, उसका अच्छा वक्त था, एक लंबा जमाना है बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, ये उसका बुरा वक्त है। ये दोनों वक्त गुजर जाएंगे, लेकिन बाबर भी क्रिकेट से गुजर जाएगा, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, लेकिन क्रिकेट में उसने भी चले जाना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो चले गए हैं वो अब क्रिकेट पे बात ना करें? वो अगर वो क्रिकेट में नहीं बात करें तो आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप आगे क्रिकेट पे बात करें? आपका कुछ भी नहीं बनता। आपने क्या क्रिकेट में जो है ना वो किया है, सिर्फ ये किया कि बाइक पे लेके जाते थे, बाइक पे लेके आ जाते थे, ये हर बात करता है, आपने कोई अनोखा काम नहीं किया। ठीक है, हम आपके जज्बात की कदर करेंगे तब तक जब तक आप अपने वालिद की है, मतलब वालिद की हैसियत में बेटे को डिफेंड करेंगे। लेकिन जब आप दूसरों पे इल्जामात लगाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर कभी किसी ने तो जवाब देना ही है ना।
मैं तो फिर यही कह रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा। शुएब जाट साहब वो कह रहे हैं कि अगर हमने पलटकर जवाब दिया, वो कह रहे हैं कि आजम साहब कह रहे हैं कि अगर हमने पलटकर जवाब दिया तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लुकमान देखें बात सुने, हम यही तो चाहते हैं कि आप पलट के जवाब दें। जनाब, इनके वालिद का नाम आजम नाम है, जनाब आजम सदीक साहब, चाहते हैं आजम सदीक या सदीकी, चाहते हैं जनाब आजम सदीक साहब के आप पलट के जवाब दें। लेकिन वो जवाब जो है वो इस तरीके से वो क्या कहते हैं कि सास बहू की तरह तानों का जवाब नहीं होना चाहिए, वो बल्ले पे होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान चाह रहा है कि बाबर आजम बैट से जवाब देते। सर इतनी लंबी अरसे से उनको बार बार उनकी बुझ के बावजूद पाकिस्तान उनको मौका दे रहा है। सैकड़ों लड़के हैं जो माजी में और अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन उनको चांसेस नहीं मिलते। आजम सदीकी साहब ये भी तो सोचिए कि आपके बेटे को मुसलसल पाकिस्तान मौके दे रहा है, उनको ड्रॉप नहीं किया जाता, तनकीद होती है, फिर भी पाकिस्तान उनको स्पेस देता है, और फिर आप कहते हैं कि हम पलटकर जवाब देंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। सर अपनी अदाओं पर भी गौर कीजिए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं, फाइनल के हवाले से करेंगे, और साथ में अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी, और खास तौर पर बाबर आजम के वालिद साहब जो सामने आए हैं और जो क्रिकेटर्स हैं उनको बता रहे हैं कि भाई चुप रहें, मेरा बेटा अच्छा खेले बुरा खेले किसी ने बोलना नहीं है, खामोशी रखें। और ये कौन कह रहा है? बाबर आजम के वालिद साहब कह रहे हैं। इस पर भी हम बात कर रहे हैं। इसी दौरान हमारे पैनल में इजाफा हुआ है। अविनाश शर्मा साहब भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर पाकिस्तान में हुआ कुछ यूं है कि बाबर आजम साहब, किंग बाबर आजम साहब, जिनकी बुरी परफॉर्मेंस पर थोड़ी तनकीद हो रही है, और परफॉर्मेंस उनकी मुसलसल बुरी है, लेकिन तनकीद चूंकि आप थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार कर गई, और कहा जा रहा था कि थोड़ा सा इनको रेस्ट दे दें, ड्रॉप कर दें, इनको डोमेस्टिक में भेजें, थोड़ा सा प्रिपेयर होकर, थोड़ा सा तैयार होकर आ जाएं, रिफ्रेश होकर आ जाएं। लेकिन उनके वालिद साहब सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप कौन होते हैं ऐसी बातें करने वाले, ये वो, और साबिक क्रिकेटर्स को वो ऐसी बातें सुना रहे हैं। क्या भारत में भी ऐसा होता है कि जब किसी की बुरी परफॉर्मेंस होती है, तनकीद होती है, जाहिर सी बात है वहां पर भी होती है, हम देखते भी हैं, हम खुद भी बात करते हैं, आप लोग भी करते हैं, तो वहां पर भी प्लेयर्स के वालिद साहब सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं करेगा मेरे बेटे पर? होता है वहां पर ऐसा? देखिए ऐसे वाक्य बहुत कम हुए हैं इंडियन क्रिकेट में। अगर आप देखें तो युवराज सिंह के जो फादर है वो काफी वोकल रहे, काफी आउटस्पोकन रहे हैं, लेकिन वो कभी अपने बेटे को डिफेंड नहीं करते रहे। हाँ, वो क्रिटिकल रहे हैं कि उनके बेटे को शायद इतने ज्यादा मुनासिब मौके नहीं मिले। हालांकि वो भी अगर आप एक स्कूल ऑफ थॉट देखें तो उसको पूरी तरीके से लगा वो तो अविनाश, वो तो अपने बेटे को भी कभी कभी रगड़ा लगा देते हैं, उनको गुफ्तगू एक बड़े डिफरेंट एंगल से करते हैं। जी हाँ, लेकिन अभी तक ऐसे देखने को नहीं मिलता है इंडिया में कि कोई क्रिकेटर का पेरेंट आकर के इतना ज्यादा फॉर्मर क्रिकेटर को क्रिटिसाइज करे। और देखिए फॉर्म जो है अच्छी रही नहीं है बाबर की, तो जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं है तो आप डिजर्व नहीं करते हैं प्लेइंग 11 में या स्क्वाड का हिस्सा रहना। एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट की कमी है। आप अगर जो मुसलसल जो सिलसिला चल रहा है, अगर आप उसी पर बने रहेंगे, टिके रहेंगे, और नई जनरेशन जो आ रही है उसको मौके नहीं देंगे, तो आप कैसे आगे की टीम कैसे तैयार करेंगे? तो ये शायद थोड़ा सा ज्यादा उनका इमोशनल आउटबर्स्ट ज्यादा लग रहा है। मुनासिब यही होगा कि शायद बाबर खुद जाके अपने वालिद साहब को बोले कि भाई ठीक है, अपने वर्ड पर थोड़ा सा आप शादी रखिए। सही हो गया। शाकिर अब्बासी साहब, कुछ बात पाकिस्तान क्रिकेट की करें तो आपको पता है जेसन गिलेस्पी गुज़िश्ता 2 रोज़ से खबरों में हैं, और उनकी तरफ से एक बयान सामने आया जिसके बाद काफ़ी हलचल रही, और सारा दिन बल्कि 2 दिन जोकर की आवाज़ें चलती रही। आप क्या समझते हैं? अभी गिलेस्पी कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन सही पिक करने और इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है सर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट मौजूद है, आपकी सिलेक्शन कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही। तो वाकई में अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ उसके बाद दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो सिलेक्शन सामने आई है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं, तो क्यों सही तरह से पिक नहीं किया जा रहा जब टैलेंट भी मौजूद है? तो देखिए गवास्कर साहब बड़े सीनियर आदमी और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। जेसन गिलेस्पी कह रहे हैं, गवास्कर साहब तो एक अलग से बड़ी बात कर रहे हैं। वो तो गिलेस्पी ने उनके जवाब में ये कहा ना कि जो साहब ने कहा कि बीट, बिल्कुल अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तानी कोच उनका जवाब देता तो शायद वो बायस होता। गिलेस्पी इज अ थर्ड पर्सन। उसने आके पाकिस्तान सिस्टम में काम किया, उसने टैलेंट को देखा, उसने ग्रास लेवल के लोगों को देखा, उसने पोटेंशियल देखा, उसने वो जवाब दिया, और साथ ही जवाब दिया कि टैलेंट मौजूद है।
लेकिन साथ उसने उसका भी जो है वो निशानदेही कर दी कि मसला क्या है, और मसला यही है कि सिलेक्शन ठीक नहीं होती, मसला ये है कि जिसको सिलेक्ट किया जाता है उसको टाइम नहीं दिया जाता, मसला ये है कि जो फॉरेन कोचेस लाए जाते हैं उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता, फिर आकिब जावेद जैसे लोग आकर साजिशें करके फिर अपनी कुर्सी ले लेते हैं और फिर टीम का ही हाल करते हैं। तो जहां तक वास्कर साहब का बयान है वो तो बिल्कुल नामुनासिब है कि पाकिस्तान वो दुनिया क्रिकेट का एक मतलब पावर हाउस के तौर पर पाकिस्तान जाना जाता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है, इसको हमारी नेशन रिलीजियसली फॉलो करती है। किसी ने कुछ खेला ना हो, क्रिकेट जरूर खेला होता है, तो टैलेंट कमी नहीं है, उस चैनल को ठीक करने की जरूरत है जिसकी तरफ निशानदेही की है जैसन गिलेस्पी ने, और राइटली किया कि अगर पाकिस्तान में सिलेक्शन ठीक हो जाए और जो लोग जिन ओहदों पर आते हैं वो मेरिट पे और ऊपर में काम करने दिया जाए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट की जो इस वक्त जो ज़बूहाली है, जो मुश्किल में पाकिस्तान क्रिकेट, उससे हम बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। मसला टैलेंट का नहीं है, मसला उस फोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करने का, और वो वहां पर जो है सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। शुएब जट साहब, जब हम बात करते हैं, सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की अब मौजूदा टीम ऐसी है कि भारत की बी टीम भी उससे हरा दे, उसमें कुछ भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो वो सच कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके जवाब में जब जैसन गिलेस्पी बोलते हैं वो कहते हैं जो पाकिस्तान के पास टैलेंट मौजूद है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, पिक ठीक से नहीं किया जा रहा, उसको सपोर्ट और उसको जो है सही तरह से मौके नहीं दिए जा रहे। आप क्या कहेंगे इस पर कि वाकई में पाकिस्तान में सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही और अभी भी जो कुछ हुआ है ये ठीक सिलेक्शन हुई है? देखिए, सुनील गावस्कर ने जो बात की है ना, वो पाकिस्तान के पूल को देखते हुए बात की है, वो गलत बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर कोई रणजी ट्रॉफी की या वो जो विजय हजारा की दूसरी ट्रॉफी है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, नहीं, मुश्ताक अहमद गालिबन उनका नाम है, या मुश्ताक ऐसे करके नाम है, उनकी जो चैंपियन टीम है वो भी इस पाकिस्तान टीम को हरा सकती है, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, जब कोई भी मुल्क की टीम बनती है तो यही समझा जाता है कि ये उस मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, किसी को इससे कोई सरोकार नहीं होता कि क्या ये सही टैलेंट पिक हुआ है, ये मेरिट पे टैलेंट आया है, ये वो खिलाड़ी हैं जो है डिजर्व नहीं करते, लेकिन स्क्वाड में किसी को इससे सरोकार नहीं होता। वो ये समझते हैं ये एक मुल्क की टीम है, ये बेहतरीन टीम होगी, और जब वो देखते हैं कि ये बेहतरीन टीम इतना बदतरीन परफॉर्म कर रही है तो फिर कोई भी कुछ भी कह सकता है। कोई कहेगा कि भाई ये अब इनके पास टैलेंट ही रहेगा, क्योंकि वो तो ये तवक्को कर रहे होते हैं कि ये बेहतरीन टीम होगी। अब भारत में देखें, पाकिस्तान में भी सिलेक्शन में जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन में पाकिस्तान में भी मसला है, भारत में भी सिलेक्शन का मसला है। पाकिस्तान में मसला है कि किस किस की पर्ची को खिलाएं, भारत में सिलेक्शन में ये मसला होता है कि सारे के सारे टैलेंट में किसको बिठाएं किसको खिलाएं। ये दो सोचे हैं। आप सिर्फ पर्ची खिलाने पे लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि यार ये द बेस्ट हमने खिलाना है, मतलब जो ड्रॉप कर रहे होते हैं वो भी बेस्ट होता है, लेकिन उसमें से द बेस्ट को पिक करते हैं। इस वजह से उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है, आपकी क्रिकेट नीचे आ रही है। आज सुनील गावस्कर कह रहे हैं वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हर जगह से यही बात रहेगी कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो अब नाम का क्रिकेट का जो है लवर मुल्क है, या नाम का क्रिकेट का वहां टैलेंट वैलेंट रहा नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब आपका टैलेंट पाकिस्तान छोड़ने की जो है वो भरपूर तरीके से उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। कितने क्रिकेटर जो अमेरिका शिफ्ट हो गए, आपको याद होगा पीएसएल का एक सेंसेशन थी उमर खान जो स्पिनर थे, जी, उनकी भी इत्तलात आ रही है कि वो भी जा रहे हैं यूएस से, अमेरिका चले गए, वो भी अमेरिका चले गए हैं, ठीक है, हाँ ऐसी इत्तलात है, ठीक है ना। और बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो क्यों है, मैं जानता हूं कि नॉर्थ अमेरिका के लिए कितने क्रिकेटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट उनकी टॉप जो है वो फाइनल है, ठीक है ना, सारे के सारे जा रही हैं। तो फिर वो वक्त वो यही होगा, टैलेंट से रहना ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब नेशनल T20 की फीस इन्होंने कम करके 40,000 से 10,000 रुपए कर दी, वो जिसकी लाख रुपए फीस देनी थी कायदेतन ट्रॉफी की, उसको 30,000 रुपए कर दी, तो क्रिकेटर कहेगा ना हमें मौका मिलता है ना हमें पैसे मिलते हैं, तो हम यहाँ पे रहे क्यों? इससे अच्छा है कि हम बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके अगर हम जो है वो पैसे भी कमाएंगे, अपना फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे, सब कुछ मिलेगा। यहाँ क्या मिल रहा है? सिर्फ धक्के। जिसके पास पर्ची है वो राना फहीम अशरफ की तरह टीम में आ जाता है, जिसके पास पर्ची है वो 240 रन बनाता है अब्दुल समद की सूरत में पाकिस्तान टीम में आ जाता है, जिसके पास पर्ची है वो बाहर होता है बगैर परफॉर्मेंस के नाइब कप्तान बन के शादाब खान की सूरत में टीम में आ जाता है, जिसके पास जो है वो थोड़ा सा किसी और को कुशन देना है तो जिसकी T20 में जगह नहीं बनती वो सलमान अली आका जो है वो कप्तान बन जाता है। हम रोए तो किस बात को रोए? जो बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप हो रहा है वो टेस्ट क्रिकेट में फिर भी विराजमान है, वो टेस्ट क्रिकेट में फिर भी जो है ना चिपका हुआ है। वो बाबर आजम जो मेगा इवेंट में हमेशा तकरीबन 6 मेगा इवेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए उसने कुछ भी नहीं करके दिया, फिर भी आप उसको पूछते हैं, तो फिर दुनिया तो हंसेगी ना कि भाई ये दुनिया इस वक्त हंस रही है, मजाक बना रही है, हेडलाइंस बन रही है, दुनिया क्रिकेट पाकिस्तान पर बात कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल हो रहा है,
लेकिन पाकिस्तान 4 दिन में इस टूर्नामेंट से आउट हो गया और उसके बाद सारी दुनिया डिस्कस कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया है। और जो क्रिकेट के करता धरता है उनको कोई फिक्र नहीं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कोई फिक्र हो भी कैसे, क्योंकि सब लोग पूरी तरह से मेरिट पर आए हुए हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जीत की सोच में अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर। और फाइनल पर बात करने में हम आपको बताएं कि न्यूजीलैंड और भारत दोनों ही जब आईसीसी के इवेंट्स में टकराती हैं तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आता है, लेकिन जब इनकी आपस में सीरीज़ होती हैं, कुछ और मैचेस होते हैं तो वहाँ पर रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ आते हैं। क्या होता है कि नॉकआउट मरहले में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहता है और अब भी कुछ ऐसा ही है, बड़ा मुकाबला है। और सन 2000 में भी दोनों टीमें आमने सामने आई थी चैंपियंस ट्रॉफी में। अब देखें नॉकआउट मैचेस की अगर बात की जाए आईसीसी के इवेंट्स में तो वहाँ पर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। 3 मैचेस जीत रखे हैं और भारत ने सिर्फ 1 मैच जीता है, यानी कि 4 मैचेस ऐसे हुए कि जो नॉकआउट जिनको कहा जाता है तो उनमें भारत का पलड़ा भारी है। दूसरा हमारे सामने आपके सामने एक और चीज़ रखेंगे और वो भी बहुत अहम है कि दोनों टीमें यानी कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो आईसीसी के इवेंट्स में जब जब सामने आई हैं इनके क्या स्टैट्स रहे हैं। और इसमें मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 12 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 6 मैचेस में इंडिया को कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ पर भी भारत कमज़ोर नज़र आ रहा है और मजमूई तौर पर न्यूजीलैंड बेहतर नज़र आ रहा है। अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो किसी भी वक्त किसी भी तरह की कंडीशंस में मैच का पांसा पलट सकते हैं। भारत की तरफ से हम आपके सामने रखते हैं और विराट कोहली 289 इनिंग्स खेल चुके हैं, 14,180 रन हैं, एवरेज उनकी 58 की, स्ट्राइक रेट उनका 93 का है और इसी तरह से 74 मरतबा उन्होंने 50s की हैं और 51 उनके 100s हैं। दूसरी जानिब केन विलियमसन हैं, अभी फॉर्म में आ गए हैं, लास्ट मैच में 100 किया था और इनिंग्स इनकी 164 है, रन इनके 7,224 हैं और एवरेज उनकी 49 की है और 81 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो 50s की बात की जाए तो 47 उनकी जानिब से 50s हैं और 15 उनकी जानिब से 100 किए गए हैं। तो ये हमने आज के स्टैट्स आपके सामने रख दिया। अब इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर इस मैच में होने क्या जा रहा है। इसका आगाज़ करेंगे अविनाश शर्मा भारत से हमारे साथ मौजूद है, हमारे दोस्त। अविनाश साहब कैसे देखते हैं कि जब मैं स्टैट्स आपके सामने रख रहा था या मैं खुद इसको देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये तो एक बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है। जैसे 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें आमने सामने आई लेकिन न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता और जब भी नॉकआउट मरहला आता है तो ऐसा क्या होता है कि भारत के साथ ये सब कुछ हो जाता है कि वो मैच में शिकस्त होती है। इस बार कुछ डिफरेंट होगा, भारत बेहतर अंदाज में सामने आएगा यहाँ पर? देखिए अब पीछे जाना चाहिए हमें 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप याद करिए। जी लीग स्टेज में भी इंडिया मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, तो धर्मशाला में खेला गया था, वहां पर भी एक कड़ी टक्कर तो न्यूजीलैंड ने दी लेकिन अंत में भारत की जीत हुई। और जब फाइनल हुआ, सेमीफाइनल हुआ माफ कीजिएगा, तो वहां पर भी एक बेहद शानदार प्रदर्शन आपको भारत की तरफ से देखने को मिला और वानखेड़े के मैदान पर इतिहास रख के टीम इंडिया फाइनल की तरफ जाती है। तो अगर आप ज्यादा दूर ना जाए पास में, तो अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें तो शायद एक अपर हैंड टीम इंडिया के पास जरूर है। तो ये कहना कि पास में बहुत ज्यादा मैचेस न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया है, शायद इतना ड्वेल करेगी नहीं न्यूजीलैंड की टीम। जाहिर तौर पर हम ये जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि जो लास्ट संडे जो हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में इंडिया ने न्यूजीलैंड को आउटक्लास किया था। आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग भारत से थोड़ी 20 थी लेकिन 19 थी इंडिया की फील्डिंग, 18 या 17 नहीं थी। तो ये डिपार्टमेंट है जहां पर इंडिया को थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड से अच्छा खेलने के लिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो टीम ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रही है। न्यूजीलैंड नो डाउट ज्यादा बड़ी टीम लग रही है। अब जिस तरीके का खेल हमने सेमीफाइनल में उनका देखा है, साउथ अफ्रीका को कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने गेम में आने का। तो कांटे की टक्कर इस मैच में जरूर हो सकती है, लेकिन पास के परफॉर्मेंसेस जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रहे हैं नॉकआउट स्टेजेस में, उन पर ज्यादा ध्यान देगी नहीं दोनों टीमें, क्योंकि आपको प्रेजेंट में ज्यादा रहना और यही इंडिया की अगर आप सक्सेस की लेकिन अविनाश हमने देखा है, हम देख रहे हैं कि भारत की टीम माजी में भी कमजोर नहीं थी। जब ये मैचेस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं माजी में पास का जिक्र करते हैं, तब भी बड़े बड़े लेजेंड्स मौजूद थे, सचिन मौजूद थे, इसी तरह से बॉलिंग में जहीर खान मौजूद थे, अनिल कुंबले उस टीम का हिस्सा होते थे, फिर बैटिंग में और बड़े बड़े आपके राहुल द्रविड़ उसका हिस्सा थे, सहवाग थे। अगर आप देखें तो बेहद बैलेंस आज के टाइम की इंडियन टीम है। 2000 की जो इंडिया की जो टीम थी, इसके पास कुछ कमजोरियां थी। वहां पर एक आपके पास
बहुत प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं हुआ करता था फास्ट बॉलिंग का, वो अब आपके पास है। आपके पास एक विकेट कीपिंग बैटर नहीं हुआ करता था। 2000 की आप बात करें, जी राहुल द्रविड़ उसके बाद से उनका जो, जी जी। तो वहां पर 2000 में एक बल्लेबाज खेला करते थे। तो काफी तब्दीलियां आई है भारतीय क्रिकेट में, न सिर्फ खेल में, सोच में बहुत तब्दीलियां आई है। और वो जो चैंपियन स्पिरिट है इंडियन टीम की, अगर आप 2010 से लेकर के 2025 के बीच की आप बात करें, तो इंडियन क्रिकेट टीम से ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट में किसी का विन लॉस अच्छा रेशियो नहीं है। तकरीबन 4 से ज्यादा की विन लॉस रेशियो है। मतलब सिर्फ 75 या 77 मुकाबले जो आईसीसी टूर्नामेंट में भारत ने खेले हैं, इसमें से सिर्फ 15 मुकाबले भारत ने हारे हैं। मेरे ये ख्याल में 64 है, है शायद 64 या 61 60 समथिंग है। बहुत शानदार ये नंबर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड आती है। सही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 15 सालों में अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे या 14 आप कह रहे हैं कि आप कुछ टीम डिफरेंट है, माजी में जो हुआ वो अब नहीं होगा, अब डिफरेंट और दूसरा ये भी है। नहीं भूलना चाहिए कि ये टीम जब वेस्ट इंडीज गई थी, यूएसए गई थी T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, जी। तो शायद टीम इंडिया की उतना बड़ा फेवरेट नहीं कहा जा रहा था। क्यों? इस वजह से इन्हें नहीं कहा जा रहा था क्योंकि ये में नॉकआउट मैचेस को फिनिश नहीं कर पा रहे थे, जीत नहीं दर्ज कर पा रहे थे। लेकिन शायद चलें अब देखते हैं आप क्या करते हैं। अविनाश आप साथ ही रहेगा, शुएब जाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, इस मैच को फाइनल टाकरा है, इसमें भारत न्यूजीलैंड के मैचेस आपने भी माजी में देखे हैं। अविनाश कह रहे हैं कि इस मरतबा भारत कुछ मुख्तलिफ है। मैंने कहा कि माजी में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उनके पास मौजूद थे, बॉलर्स भी अच्छे थे, प्लेयर्स भी अच्छे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं आप मुख्तलिफ हैं। सर आपको कुछ समझ आ रही है इसकी? देखिए अविनाश, जो आंकड़ों की बात कर रहे थे कि जी ओवरऑल देखें तो न्यूजीलैंड और इंडिया के जो ओडीआई मैचेस हुए हैं 119 वाले बने, उसमें इंडिया को बड़ी लीड हासिल है। तो इस तरीके से आप फिर पाकिस्तान और भारत के मैचेस देख लें, ओडीआई में पाकिस्तान बहुत आगे है, अभी इंडिया बहुत पीछे है उनसे, तकरीबन अभी भी 22-23 मैचेस का फर्क है। तो माजी को माजी में छोड़ना पड़ता है, आपको हाल की बात करनी होती है। अगर माजी का हम हवाला देंगे तो माजी में फिर जो है ना वो आपको बात करनी पड़ेगी कि 2000 चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था वो इंडिया तब भी बड़े नामों पे था। सारिक गंगोली ने वहां पे सेंचुरी भी स्कोर की थी, लेकिन उस टाइम की न्यूजीलैंड ने उनको आराम से हरा दिया था, चैंपियन बन गए थे। आईसीसी का मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो एक ही इवेंट जो है वो न्यूजीलैंड के पास है और वो वही ट्रॉफी थी जो भारत से उन्होंने जो है ना हरा के जीती थी। जी जी। अब बात यह है कि पहले इंडिया को इतनी फेवर नहीं मिलती थी कि कंडीशन सारी इंडिया की फेवर की होने लग जाए, इंडिया को एक ही वेन्यू मिल जाए। हालांकि मैं इस बात को कभी भी एडवोकेट नहीं करता, मैं कहता हूं कि ठीक है उनका एक स्टांस था, उस पे टाइम है। लेकिन ये कि आप शुएब ना करें, अभी न्यूजीलैंड के कैप्टन भी तो बात कर रहे हैं, बाकी टीमों के कुछ कैप्टन भी बात कर रहे हैं, कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं कि वो खुद मोहम्मद शामी कह रहे हैं कि हमें इस चीज का एडवांटेज हुआ है कि हम एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं। सर बात तो जाहिर है ना कि एक ही वेन्यू पे आप खेलेंगे, आपको वहां की कंडीशन अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, ठीक है ना। मैं उसको बात को साइड पे रख रहा हूं, मैं उसके बावजूद ये समझता हूं कि न्यूजीलैंड के पास इस टाइम तमाम बॉक्सेस जो हैं वो इंडिया से ऊपर हैं। अगर इंडिया के पास जो है वो फायरिंग पावर है बैटिंग में, तो न्यूजीलैंड के पास भी कम नहीं है। न्यूजीलैंड के भी टॉपर से लेके और आप 8वें 9वें नंबर तक देखें, वो शुएब आप समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड फेवरेट है इसमें? मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीत रहा है ये मैच। न्यूजीलैंड जीत रहा है। शाकिर अब्बासी साहब आपकी बहुत गहरी नजर होती है सर ऐसे बड़े तगड़े मुकाबले पर, क्या कहेंगे आप? न्यूजीलैंड वर्सेस भारत, दुबई की कंडीशंस कह रहे हैं कि भाई भारत को फायदा पहुंचा रही हैं। देखें ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि कंडीशन एक ही वेन्यू पे खेलने सारे मैचेस जरूर फायदा पहुंचा रही है, लेकिन जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं वो इन चीजों को सामने नहीं लाती। और जिस तरह की न्यूजीलैंड ने इस पूरे टूर्नामेंट में उससे पहले ट्राई सीरीज में प्रोफेशनलिज्म दिखाया, वो मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमों के दरमियान ये फाइनल होने जा रहा है। आप प्लेयर टू प्लेयर अगर आप बैटर्स का भी मुआवजा करें तो बिल्कुल सब बॉक्स जो है न्यूजीलैंड की भी टिक है, लेकिन जो दुबई की विकेट बिहेव कर रही है, मैं क्योंकि ग्रुप मैच पे जाऊंगा जहां न्यूजीलैंड और भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, तो 250 स्कोर पर जो रिस्ट्रिक्ट किया, न्यूजीलैंड को ये जरूर प्रॉब्लम होगी कि वो पाकिस्तान जैसी विकेट पे जहां 350-300 स्कोर बन रहा है वहां से खेलते खेलते अब उस विकेट पे जाएगी जो रिलेटिवली स्लो है, और वो विकेट है जहां भारत मुसलसल खेल रहा है, तो ये एडवांटेज वहां जरूर है।
लेकिन मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड ही इस टूर्नामेंट की वो टीम है जो भारत को हरा सकती है, भारत को टफ टाइम दे सकती है। जिस तरह का विलियमसन का इस टूर्नामेंट में फॉर्म में वापस आना है वो बड़ा जबरदस्त है उनके लिए। रविंद्रा का जो है वो परफॉर्म करना इस मैच में बहुत जरूरी होगा। लेकिन शाकिर, हैरानकुन तौर पर मामला यह है कि ग्रुप मैचेस में इंडिया न्यूजीलैंड को एक बार हरा चुका है और इंडिया किसी से भी अभी तक कोई मैच नहीं हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बास साहब, अविनाश साहब और शुएब जाट साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और साथ में फाइनल के हवाले से बात की है और कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड फेवरेट है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।